संकल्प और जो साहस किया है वो मैं बहुत कम महिलाओं में देखता हूँ। ये जानने से भी बड़ी वो है, तो मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। आप सादर आमंत्रित हैं, आपके परमिशन से आइए प्लीज। ये माता जी हैं और इनका नाम है केस कुमारी साहू। ये गांव में रहती हैं, बोड़ा गांव में। तो मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो इस प्रबुद्ध जन चर्चा में भाग ले रहे हैं वो कृपया आगे के स्थान पर आ जाएं। आज इस प्रकार के जो प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, छत्तीसगढ़ प्रांत की इस कार्यशाला के अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जी जैन साहब उन सबसे चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो उस निमित्त अब ये अगला यहाँ पर सत्र उन प्रबुद्ध लोगों से चर्चा का यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में, कृपया ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और कृपया अभी कोई बाहर मत जाइएगा, बस अंतिम चरण। श्रीमती उर्मिला देवी जी आपको अभी बुलाते हैं थोड़ी देर में। वैशाली शाखा, मिनी माता शाखा, कोरबा शाखा। भिलाई शाखा, ये अनिल का सारा ये मॉडल नहीं है, हमारा मॉडल है कि शक्ति से काम इनको ये मन धन से कर्मठ कार्यकर्ता बने, सब कुछ ठीक। और उन सब को पीछे छोड़ते हुए प्रतिदिन महेश नगर में राधा कृष्ण मंदिर का संचालन करते हैं। उसके सामने 2 एकड़ में एक शेड बनाया है, हर समाज के लोगों को प्रतिवर्ष उसका रख रखाव उनके। तीनों बच्चियां गुल्लक में अपने पैसे जमा करती है, खर्च नहीं करती और वो सेवा कार्य में लगा देती है। इसलिए इनको, इन बच्चियों को कोरोना काल में बच्चे भी आ गए, बच्चे आए, बच्ची आई ना। साथ ही नारियल, चंदन एवं बहुमूल्य पौधे भी विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को दिए। बच्चों एवं ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निःशुल्क बीज वितरण कर जैविक खेती के लिए प्रेरित। खाओ तबे तो फल खाओ, इनका ये जो वक्तव्य है, संदेश के साथ आर्थिक एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने खर्च पर 3000 चंदन के पौधे विद्यार्थियों को घर एवं बाड़ी में लगाने के लिए दिए, निःशुल्क वितरित किए। विद्यार्थियों को अपने खर्च पर 1100 पपीते का पेड़ पौधे वितरित
विकसित किए। अपने खेत में 1100 अधिक फलदार वृक्ष लगाए हैं। विद्यार्थियों को अब तक लगता है कि इन्होंने ऋण लेकर बैंक से दिया है। लगातार सामुदायिक सहभागिता से स्मार्ट कक्षाओं की शुरुआत की गई। 50% राशि हमारे द्वारा किया गया और 50% राशि समुदाय द्वारा की गई। इन्होंने 11 लाख रुपए का लोन लिया था इसके लिए, इस कार्य के लिए। इनके पास न कोई इंडस्ट्री है, ये सिर्फ अपने नौकरी पेशे से ये सेविंग करके करते हैं। तो 205 से अधिक आदिवासी वनांचल स्कूलों में न्योता भोज आयोजित की। रायपुर के गवर्नमेंट कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 10 वर्षों का अनुभव तथा सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्तमान में सेवारत है। इनके सेवा कार्य में ये खास तौर पर बात सुनिएगा, गांव सेवा तो सभी करते हैं, इनके सेवा कार्य हो जाइए और बहुत अच्छा ये इनको ये निःशुल्क सेवा देने वालों की का सम्मान है। ये तीनों रूप से करते हैं, तन मन और धन से। ये खुद प्रेजेंट होके वहां पर खाना खिलाते हैं। यह कार्य आप पिछले 4 दोनों का फोटो है। देखिए, यदि आप लोग ताली जोर से नहीं बजाएंगे तो मैं ये समझूंगा कि उन्होंने जो आवाज प्रदर्शन किया वो वक्तव्य बहुत अच्छा नहीं था। बस्ती रहे थी तालियां तो ने इतना बड़ा योगदान दिया और वैसे भी कार्यों में बहुत योगदान दे रहे हैं। उत्साह से ताली बजाइए। वगैरह बनते हैं। श्री मधु जी गौड़ दोनों युगल एक साथ आए मंच पर। ये रायपुर शाखा के हैं, मुख्य शाखा के। श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल जी, ये भी आज उपस्थित। ये इनको जो है ये विकास मित्र का सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की सदा, है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा, ओ हो 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 काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिस मान चुकी सारी दुनिया, जिस मान चुकी सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा, ओ हो 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 धन्यवाद। अत्यंत आभारी हैं, जिसकी आज एक बहुत आवश्यकता थी और मेरे हृदय में ये कई दिनों से बात चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी कि जो ढीलापन है, जो कहीं कहीं हमारी कसावट की ज़रूरत है। हम योगदान बहुत दे रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन संगठन कैसे चलता है? जब तक कसावट नहीं होगी संगठन नहीं चलता है। हमारा इनपुट बहुत देंगे लेकिन आउटपुट उसके अनुरूप नहीं निकलेगा। और आज वही इस कार्यशाला में, जैसे मुरारी काबरा जी ने कुम्हार की संज्ञा दी थी, तो मैं उस दोहे को पूरा कर देता हूँ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ मारे चोट, गड़गड़ काढ़े खोट, गड़गड़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अंदर से सहारा दे करके बाहर चोट मारता है घड़े को, तब जाकर के वो गढ़ा जो है परिपक्व होकर के अपनी शेप लेकर के बाजार में जाता है और घर घर की रसोई के अंदर जाकर के पानी को शीतलता कर कर और लोगों की प्यास बुझाता है। और हमारे माननीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय संगठन मंत्री सुरेश जैन जी की ये 2 दिवसीय कार्यशाला में मैंने 1 मिनट भी इनका एक वर्ड भी मिस इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था ये आज इसकी महती आवश्यकता है। तो सबसे पहले पूरे भिलाई बिरादरी की ओर से हम माननीय सुरेश जैन जी का आभार और हम ये चाहेंगे कि ऐसी वर्कशॉप में, और मुझे पता लगा कि ये 1 महीने में 25 दिन बाहर रहते हैं। आप इनकी व्यस्तता और आप तो जितना एक शब्द भी अगर ये बोले हैं तो उसको माइंड मत कीजिएगा। अगर माइंड करेंगे तो जीवन के अंदर बहुत कुछ खो देंगे। आप उनको बिल्कुल हृदयांगम करके तो जीवन सफल हो जाएगा। मैं आभारी हूँ हमारे क्षेत्रीय दायित्वधारियों का भी, माननीय सुनील जी कोठारी बहुत ही, और सुधीर जी इतने अच्छे और हमारे मित्रवत व्यवहार करते हैं। यहाँ आए, 2 दिन का समय दिया, मार्गदर्शन दिया। मैं आभारी हूँ हमारे सत्यम जी का, केशरवानी जी का। दिखने में इतने छोटे हैं लेकिन बड़े स्पष्टता से अपना जो यहाँ पर उन्होंने पूरी बात रखी विषय फाइनेंस के बारे में, वित्त के बारे में, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। प्रांतीय पदाधिकारी हमारे विनोद जी अग्रवाल, मुरारी जी काबरा, उनका भी हृदय से स्वागत।
यहाँ का जो मैनेजमेंट है, इसके बिना तो हम ये कार्यशाला शायद इतने एसी माहौल में, इतने अच्छे वातावरण में हम संपन्न नहीं कर सकते थे। मैं अग्रसेन जन कल्याण समिति, उनके अध्यक्ष श्री वंशी अग्रवाल जी का अत्यंत आभारी हूँ, जो इतना सुंदर व्यवस्था हमारे को प्रदान की, और उन सब प्रबुद्धजनों का जिन्होंने भारत विकास परिषद को यहाँ तक लाने में इतनी और पूरे साल योगदान, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो धीरे पीछे से और जो है वो इतनी अच्छी से हमारे को खड़ा करके सहायता प्रदान करते हैं। और आप सभी का जितने भी यहाँ पर दायित्वधारी आकर के 2 दिन की कार्यशाला लेकर के और अपने अंदर जो घड़े में जो छिद्र थे, खोट थी, मैं आशा करता हूँ उसको पूरा परिपक्व करके यहाँ से जाएंगे और हम सुरेश जैन जी को गलत प्रूव कर देंगे। एग्रीड? अगली बार हाँ, कि भिलाई को आपने क्या समझ लिया था? एक डांट हमको ठीक कर सकती है और वही डांट की आवश्यकता थी। और बिल्कुल आगे से हम इनको ये मैं भिलाई पूरे निवासियों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आगे से कोई भी ऐसी कमी हमारे में नहीं पाएंगे। आपका सभी को एक बार फिर से अतिशय धन्यवाद। एक पत्र दिया है कि हमको भारत को जानो, हमारे 4 विषय में भारत को जानो और समूह गान प्रतियोगिता और बलिदान दिवस, पर्यावरण और बंधन छात्र। इन 5 कार्यक्रमों के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी पूर्व सभी कार्यशाला में जो आप हमको चिट्ठी लिखे हैं उससे पहले से हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं। इस बार जब नया स्कूल खुलेगा तो हम लोगों ने सारे सरकारी स्कूल में जारी किए हैं कि जब बच्चे स्कूल आएगा तो पहले राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा, उसके बाद 3 मंत्र होंगे, दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति नारायण, 3 मंत्र होगा, फिर या कुंडे दूसरा सरस्वती मंत्र होगा, फिर एक गुरु मंत्र होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देव महेश्वर। स्कूल चलेगा। स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ बीच में भोजन अवकाश होगा, 1 घंटे मिलेगी और पहले बच्चे हाथ जोड़ के भोजन मंत्र बोलेंगे। फिर शाम को जब स्कूल छुट्टी होने लगेगी तो छुट्टी के समय भी एक राजगीत होता है और एक गायत्री मंत्र बोलेंगे और उसके बाद सर्वे बंधु सूचना सर्वे संतुलित ग्रामीण के शांति पाठ के ऊपर लोग कर सकते हैं। ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। एक बार मैं उसमें बताना चाह रहा हूँ कि प्रार्थना के बाद जब मंत्र होगा, मंत्र सारे स्कूलों का आदेश ये है कि आप माइक खरीदें, माइक होगा और बैटरी के आदेश होगा। सभी स्कूलों में अनिवार्य हमने आदेश किए हैं और जैसे ये मंत्र होगा उसके बाद पूरे 12 महीने के हमने 24 महापुरुषों के कैलेंडर जारी किए हैं। जुलाई में प्रमुख महापुरुषों का जन्म हुआ, अगस्त में प्रमुख महापुरुषों का जन्म हुआ, तो 15-15 दिन एक बच्चा आएगा और उसका वाचन करेगा। ये महीना माना है, इसमें इनका जन्म मान के उपयुक्त है, ऐसा करके उनकी जयंती वो बच्चे पढ़ेंगे। पूरे साल में पढ़ने वाले सारे बच्चे लोग को साल के 24 महापुरुषों के बारे में जानकारी होगी। फिर जब शनिवार का दिन होगा, सोमवार से शुक्रवार हम लोग नृत्य है, शनिवार को हम लोग जो नई एनईपी में बैच जो घोषित हुआ है उसको हमने एक्टिविटीज के नाम दिया है। बच्चे स्कूल आएगा जो प्रार्थना होगी जो कामन रहेगा, उसमें अनिवार्य सारे बच्चों को पीटी करना है, टी योग करने हैं। पीटी है, योग है, सूर्य नमस्कार है। उसके बाद स्कूल के सारे बच्चों को अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। वो ग्रुप में एक ग्रुप अलग खेल खेलेगा, दूसरा तीसरा खेल खेलेगा, ऐसे खेल होंगे और 2 ग्रुप ऐसा रहेगा। एक ग्रुप जिस स्कूल में पढ़ता है स्कूल में पूरी साफ सफाई हाउस कीपिंग करेगा और एक ग्रुप ऐसा है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ पौधे उनको संरक्षित करना है, गार्डनिंग का काम एक ग्रुप करेगा। शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा लगता है कि वो थोड़ा जादू भी जानते हैं।
कल से जिन बातों पर और आज मैं जो बोलने वाला था, भारत विकास परिषद भारत का विकास करना चाहता है, करने के काम में लगा है, उसमें पारिवारिकता का कितना महत्व है ये कल से हम रट्टा लगा रहे हैं। उसी बात को संयुक्त परिवार के रूप में आदर्श बालकों का, संस्कारित बालकों का परिवार में कैसे विकास होता है। 2 भाई 3 भाई छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, फिर एक हो जाते हैं। माँ एक को डांटती है, दूसरे को प्यार करती है। ऐसे माँ बच्चों को इसी बहाने से अनेकों संस्कार देती है। ये बात हम कर रहे थे और आज यही बात विषय लेने वाला था मैं। तो आज शिक्षा मंत्री जी ने आकर के बहुत अच्छे शब्दों में भारत विकास परिषद का मूल कार्य, उस कार्य का महत्व क्या है, उस महत्व को बताया। मैं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन की ओर से, संपूर्ण देश की ओर से वो हमारे कार्यक्रम में आए। हमारे कार्यकर्ता कल से ललायित थे, सब एक झलक देखना चाहते थे। कल काफ़ी इंतजार किया, लेकिन किसी कारणवश वो व्यस्त थे, इसलिए नहीं आ सके। आज मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में वो इसी प्रकार की व्यवस्थाएं, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के नाते वो शिक्षा मंत्री हैं। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता शिक्षा को सुधारने की है, वो भी स्कूल एजुकेशन जितना अच्छी होगी, जितने बालकों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, संस्कारित किया जाएगा, उतना अपना देश अच्छा बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही एक संकल्प है और वो दिन रात देश को अच्छा बनाने के कार्य में लगे हैं। आदरणीय यादव जी उन्हीं की टीम के एक सदस्य हैं। संपूर्ण देश में यह काम और तेजी से और प्रभावी रूप से चले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और पुनः आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का मैं हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। अभी आज समापन है। कल से हम भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी बातें, अच्छा चलो ठीक है, भाई साहब को जाना है, थोड़ा जल्दी है, इसलिए भारत विकास परिषद के 2 दिवसीय प्रांतीय कार्यशाला में हम सबके बीच हमारा सौभाग्य है कि संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी हमारे भिलाई दुर्ग में आए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुनील कोठारी जी, क्षेत्रीय महासचिव श्री सुधीर अग्रवाल जी, राष्ट्रीय गतिविधि सदस्य डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील लाउंगस्कर जी, आदरणीय सत्यम केसरवानी जी और हमारे प्रांत के अध्यक्ष भैया विनोद अग्रवाल जी, सचिव मुरारी काबरा जी, भैया अरुण जी, किशोरी लाल जी, उपस्थित सभी भैया सुरेश कोठारी जी, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, माता भाई बहनों, यह बहुत सौभाग्य है कि हम लोग स्वस्थ, संस्कारित और एक और क्या मोटो समर्थ, स्वस्थ समर्थ संस्कारित मोटो को लेकर हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आज 100 वर्षों से इस हम काम कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जोड़ने के लिए अलग अलग शाखाएं बनी। भारत विकास परिषद 1962 में हम लोग एक नई इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। अब मेरे सामने हमारे माननीय सुरेश जी हैं, उनके सामने बोलना तो सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा ही होगा, लेकिन कुछ मेरे मन में बात थी आप सबके बीच में मैं रखता हूँ। हम लोग सब अगर भारत का इतिहास जाने तो यवन, शक, हूण, कुषाण, लड़ाके, मुगल, अंग्रेज सब लोग आए।
भारत में आक्रांता बन के आए और भारत पे कब्जा करने की कोशिश की है। जब अंग्रेज आए तो उनको ध्यान में आया कि भारत ऐसा देश है जहाँ अलग बोलियां हैं, अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हैं, खान पान रहन सहन सब अलग रहता है। लेकिन फिर भी जितने विश्व विजेता आए, सिकंदर पूरे दुनिया को जीतते आए, भारत में आकर खत्म हो गया। मुगल पूरे दुनिया में कब्जा करते आए, भारत में आकर खत्म हो गया। कभी भारत को उन्होंने कब्जा ही नहीं किया। तो उनको ध्यान में आया कि अगर भारत को तोड़ना है तो इनकी सांस्कृतिक विरासत है उनको खत्म करनी चाहिए, इनके जो मूल तत्व हैं उनको समाप्त करना चाहिए। और उन्होंने हमारे कुछ लोगों के साथ षड्यंत्र करके सने सने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे विघटन काम हम सब किए, वो लोग किए। और उसका कुप्रभाव बोलो चाहे प्रभाव बोलो आज भी हमारे भारत में पड़ रहा है। एक उदाहरण स्वरूप, हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ की बात हम पहले करेंगे। छत्तीसगढ़ में जब शादियां होती है तो शादी में माता पिता अपने बेटी को 75 करके 5 बर्तन देता है दहेज में। कुछ दे न दे वो 5 बर्तन 75 के स्वरूप में देते हैं। अब वो 5 जो बर्तन होते हैं वो कांसे के होते हैं। अब आप सोचिए, एक समय में हम किसी के भी घर जाते थे तो घर में कुछ रहे ना रहे, पहले घर वाली महिला घर से बाहर निकलती थी तो एक लोटे का पात्र में पानी लेकर आती थी और हमको देती थी। वो लोटा कांच का हुआ करता था। हम लोग खाना भी खाते थे तो कांच में खाते थे, नाश्ता भी करते थे कांच के में, अलग अलग प्रकार के कांच के बर्तन होते थे। इवन जो भोजन भी बनता था वो कांच के बर्तनों में बनता था। आज भी दुर्ग में जितने अग्रवाल लोग हैं उनके यहाँ खाना कोई बने, दाल जो बनती है वो कांच के बटलो ही बोलते हैं उसको, उसमें खाते थे हम लोग। लेकिन लोगों को लगा अरे ये क्या कांच में कांसा इतना भारी है, धोने में दिक्कत होता है, मांजने में दिक्कत होता है, उठाने में दिक्कत होता है। हम लोग उसको विलुप्ति करा क्यों ले गए। हम क्या लाए, स्टील ले आए, हल्का है, सस्ता है, आसान है। अब स्टील को धीरे धीरे हम लोग हटाते हुए क्या किए, हम लोग फाइबर ले आए। फाइबर के बाद आजकल बोन चैन आ गया। ये सारे किस तत्व से बने हैं, किस धातु से बने, हमने कभी सोचा है? क्या वो हमारे लिए प्रामाणिक है? अभी किसी ने उस विषय में ध्यान नहीं दिया। जब कोरोना महामारी आया पूरे देश और दुनिया के लोग उससे प्रभावित रहे। तो कोरोना में जितने लोग कोविड शील्ड लगाए, कोविड वैक्सीन लगाए, कोई अस्पताल में भर्ती हुए, ज़्यादातर लोगों को ध्यान में आया कि कोरोना तो ठीक हो गया लेकिन हमको कई प्रकार की साइड बीमारी आ गई है। ज़्यादातर लोग पेट से ग्रसित होने लगे। तो जब पेट का उपचार करने गए तो मैं देखा हूँ लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो एलोपैथिक को छोड़ के वापस आयुर्वेद की ओर आए। आपको ध्यान में होगा। अब ये जो आयुर्वेद ने ही लोगों को ठीक किया। और आयुर्वेद क्या बोलते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने ही कई परिवारजनों को लेके आया तो जिस आयुर्वेदाचार्य के पास गए तो उन्होंने पहला शर्त ये रखा कि आप भोजन जो है ये थाली में खाना बंद करो, प्लास्टिक में बंद करो, आप बोन चाइना के जो प्लेट्स हैं उसमें खाना बंद करो, आप पहले कांसा के बर्तन में आप भोजन करना चालू करो। जो पुरातन हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिया उसको हमने छोड़ा। उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, आज हम सब कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं अभी अभी अपने एक मित्र के परिवार में गया, उनकी माताजी बहुत सीरियस है। तो सीरियस है तो मैं देखने गया तो मालूम चला कि पहले बहुत सीरियस थी, पिछले कुछ दिनों से जब से उन्होंने भोजन छोड़ा तब से उनका बीपी शुगर एकदम नॉर्मल हो गई है। मतलब आज जो हम भोजन कर रहे हैं वो कितना गरिष्ठ है, वो भोजन ही हमको कहीं ना कहीं बीमारी की ओर धकेल रहे हैं। अब भोजन तो करना पड़ेगा सबको, लेकिन भोजन कैसे करें, कौन से पात्र में करें, किस पद्धति से करें,
उसको अगर हमको सुधारना है तो हमको पुरानी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय जो मूल है, उनमें जाना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ भारत बन सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग सुबह उठते थे, खेत की ओर जाते थे, पैदल चलते थे, बिना चप्पल के चलते थे। बाजार जाना होता था तो लोग सब्जी लेने थैला लेके पैदल चलते थे। ऑफिस जाना है तो वो पैदल चलते थे, और आसपास मान लो 1 किलोमीटर तक की दूरी भी अगर जाना है तो पैदल चलते थे। हम क्या किए, सुविधा भोगी हो गए, सुविधा भोगी हो गए, गाड़ी में जाते हैं, कार में जाते हैं, पड़ोसी के यहाँ भी जाना है तो बाइक से जाते हैं। आज क्या हो रहा है, हर आदमी लगभग शुगर और बीपी का पेशेंट हो गया है। अब ना चाहते भी उसको पैदल चलना पड़ता है। तो बीमारी के बाद बीमारी हम क्यों इंतजार करें? जो हमारी पुरानी परंपरा है, वो सब पुरानी परंपरा को हम लाए। रहा सवाल संस्कार की बात कर रहे हैं हम लोग सरकारी स्कूलों को छोड़ दिए। सरकारी स्कूल मैं समझता हूँ, चूंकि शिक्षा मंत्री उस नाते बोल रहा हूँ, सरकारी स्कूल सामाजिक सद्भावना का जितना बड़ा केंद्र हो सकता है, मैं समझता हूँ दुनिया में कोई दूसरा स्थल नहीं हो सकता। मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। जब मैं पढ़ने गया तो मेरे पिताजी बिजली विभाग के सामान्य बाबू थे। मेरे बाजू में जो बैठते थे, हम लोग जानते हैं कांतिलाल पारक ज्वेलरी, दुर्ग का सबसे बड़ा ज्वेलरी सेंटर था, उसका बेटा जैन मेरे साथ पढ़ता था। हटरी बाजार में पहले केले का वो हुआ करता था, बहुत केला आता था, केला का वहीं पकता था, गोदाम हुआ करता था। तो उसके जो लेबर थे वो उसका लड़का के साथ पढ़ता था। वहीं पे एक धोबी था, वो धोबी के लड़का मेरे साथ पढ़ता था। बाजू में पुलिस लाइन था तो एक पुलिस का कर्मचारी पढ़ता था। वहीं पे कचहरी है तो कोर्ट का वकील का बेटा पढ़ता था। जब हम एक साथ भोजन करते थे तो जयंत कुमार जैन को ध्यान में आता था कि कोई लेबर का बच्चा कैसे टिफिन लेके आते हैं, कोई छोटा कर्मचारी का बेटा कैसे जानता, वो जानता था कि कैसे बड़ा आदमी का बेटा रहता है। हम किसी बड़े के आदमी के यहाँ जाते थे तो कैसे अदब से बैठना बिना बताए हम सीखते थे। और कोई बड़े आदमी का बच्चा हमारे घर आता था, चूंकि मित्र है, तो उसको मालूम रहता था कि हमारी परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति के अनुरूप हमको रहना। तो जो एक षड्यंत्र के तहत जो सरकारी स्कूल को भी डाउन हुआ और सरकारी स्कूल में जो मैकाले पद्धति जो आई, धीरे धीरे हम प्राइवेटाइजेशन की ओर जो गए, उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे पड़ रहा है, उसका असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री। हाँ बोलिए, आप बोलिए। इसी एक इकाई में पति पत्नी का रहता है तो पत्नी दूसरी इकाई की सदस्य बन रही है, ये उचित है क्या? ये बिल्कुल गलत है और ये फाउल किया है। पहले काम करिए, क्षेत्र में जाइए, 10 परिवारों को ढूंढिए, 10 परिवारों के साथ मिलिए, उनसे बातचीत करिए, फिर डिटेल भेजिए। देखेंगे अभी कितनी, आपका क्या नाम, कौन सी शाखा है बताओ? हाँ, अब मैं वहां से आपको पत्र लिखवाऊंगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे ना। हाँ भेजिए। मैं राजनांदगांव से हूँ। सबसे पहले मंत्री प्रशासन सभी वृद्ध वर्गों का हार्दिक अभिनंदन है। आखिरी प्रश्न है, अभी समय हो गया, उन्होंने बता दिया, समय 1 प्रश्न आखिरी। बोलिए बोलिए, अरे आप बोलिए ना। मैं पशु चिकित्सक हूँ। विकास खंड में डॉक्टर रहा, जिले स्तर में डिप्टी डायरेक्टर रहा, अपर डायरेक्टर लेवल से रिटायरमेंट हुआ। 5-17 की बात है, एक कलेक्टर साहब आए, बोले कि डेली लगाना है। मैं कहा सब लग जाएगा। तो इन केस उनका कहीं ट्रांसफर हो गया, दूसरे आए सारांश मित्तर, तो उन्होंने बोले कि डॉक्टर साहब एक डॉक्टर को लेके आना, दोनों जने आना हमारे साथ में, कुछ बात करनी। गए हम लोग, बोले कि डेली लगाना है, स्थान मैं बताऊँगा और कार्य जो है आप लोग करोगे। हमारे पास कोई फाइल मत भेजना, कोई पत्रकार परेशान करे तो बताना, कोई पार्टी वाले परेशान करे तो बताना। इस तरीके से
हमने एक जो है दूध गंगा नाम का बालोद जिला है, बालोद में हमने एक प्रयास किया, जो जाने अनजाने में इस आज की बैठक में हमारे ख्याल से दूसरी बार ये नाम सुन रहा हूँ, और आप लोगों का जितना भी ये पम्पलेट है पढ़ने का प्रयास किया। और बालोद में इस तरीके से 1000 लीटर पर डे का टारगेट लेकर के चला था। आज 3500 लीटर दूध वहाँ हो रहा है, और 11-21 तारीख को ऑनलाइन जो है उनके खाते में पेमेंट जाता है। और कुछ जो है मिठाइयाँ बनाते हैं 700-800 लीटर की, जो वहाँ बिकती हैं। और इस तरीके से 3 ब्लॉक कवर करते हुए इस जो ये परिचय है भारत विकास परिचय का, इसको जो है चरितार्थ कर रहा है, उसी में एक कड़ी है। और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे सेमिनार में आने का मौका मिला है आप लोगों को। मैं सुरेंद्र कुमार ओझा, राजगंज गांव से। जैसा कि आपने बताया कि शाखा स्तर पर छोटी छोटी गतिविधियां करना है, तो उसके लिए थोड़ा निश्चित रूप से हम लोग को बजट की जरूरत पड़ी। जैसा कि मैडम ने भी बताया था कि कुछ गतिविधियां हमको करना है, ट्रेनिंग देना है या छोटी छोटी गतिविधियां करना है, तो जो पैसे की जरूरत क्यों, क्योंकि हम लोग के पास तो हम लोग 2-2 हज़ार जैसे 40-50 सदस्य किए, 100 सदस्य किए, तो हमारे पास 1,00,000-2 लाख रहेगा। लेकिन हो सकता है साल भर में हम लोग 1.5-2 लाख का खर्चा हमारे पास आए, तो करीब छोटे छोटे हम प्रोजेक्ट बना के देंगे 25,000-50,000 का ही। और जो 10 लोगों का जो आपने बोला है कि जो अति गरीब लोग हैं उनको हम लाभ देना चाहेंगे, तो बजट की हमको जरूरत पड़ेगी, और तो उसके लिए मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा। आपके अनुसंधान की बात, इसलिए हर एक कार्यकर्ता को जो शुल्क है वो शुल्क विदिन टाइम देना है, और वो है 1 अप्रैल से लेके 30 जुलाई तक, 30 जून तक। चलिए और बताइए सर, अब ये बातचीत नहीं करो आप आपस में, समझ आ गई ना बात? अब कोई प्रसंग आए तो बाद में पूछना व्यक्तिगत, वो आपस में मरमरी नहीं करते। हाँ भाई बोलो सर, एक मेरी जिज्ञासा थी, एक क्वेश्चन आ रहा था मन में। अभी कुछ समय पहले हमारे बिलासपुर शाखा में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी हमारे सदस्य हैं, उनके जितने भी परिवार के पति पत्नी और जितने भी जो सदस्य, सबका एक वहाँ पे कार्यक्रम हुआ। तो मेरी पत्नी ने बोला कि मुझको भी भारत विकास परिषद का मतलब उसमें सदस्य बनना है करके। तो हमारे एक सर हैं भट्ट सर, मैंने उनसे बोला कि मेरी पत्नी भी ये भारत विकास परिषद की सदस्य बनना चाहती है करके। तो सर बोले कि अगर आप पति हो तो आपकी पत्नी ऑलरेडी सदस्य है, तो अलग से फिर कैसे सदस्यता उनको शाखा और पुरानी शाखा में फर्क क्या होता है? फर्क ये है कि उसका कुछ अधिकार रहते हैं चुनाव का या सदस्यता का, वो उस अधिकार से वंचित हो जाएगा। विकास परिषद में कोई भी पॉलिटिशियन नेता मेंबर नहीं बन सकते। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसी मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में क्यों बुलाया गया है? ये आपने अधिकारियों से पूछो, और आप मैं यहाँ पर किससे पूछूं ये चीज़? अरे जो आपके यहाँ के अधिकारी हैं जिन्होंने बुलाया उनसे पूछो, और ये जो मंच पे बैठे इनसे पूछो मैंने क्या कहा थी। मंत्री जी आ गए। कुछ लोगों की चमचागिरी करने की आदत है, इसलिए ऐसे लोगों को बुला करके उनको वो करते हैं, इसलिए आप बैठिए, सब बैठिए, नीचे बैठिए, बैठे सबको खड़े का विषय ग्लोबल इम्पोर्टेंस का है कि हम सब बात करें पर्यावरण की। ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इसी प्रांगण में जो मेन यूनियंस हैं उसमें से 6 में से 2 चूक हैं। ये सारी व्यवस्था होने के बाद भी
ऐसा क्यों? नंबर 2, कल दोपहर को सबको बहुत खाने के समय सब व्याकुल थे कि गर्मी बहुत है। मेनली वहाँ 5 कूलर लगे, उनमें पानी भरा हुआ था, लेकिन पंप ऑफ किया हुआ था। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मैं समझा कि शायद पानी खत्म हो गया। मैंने कोशिश करके पानी भरा है, तब एक बंदा दौड़ा आया, सर आप पानी तो ऑलरेडी भरा है, अगर आप और ज़्यादा भर देंगे तो मोटर जल जाएगी। तो मैंने कहा कि मोटर जल जाएगी और साथ साथ जो पानी गिर रहा है बाहर, उससे शॉर्ट सर्किट होके कोई मर गया तो सबसे पहले मैं तेल के पीछे भिजवाऊंगा। उसके बाद 5 कूलर ठंडा करने लगे और आज 5 कूलर ठंडा करने। ये बोलने में और एक्शन में जो फर्क है, जो गैप है, उसे हमें फिलअप करना होगा। यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ। ये प्रमुख चुनाव वगैरह ये नहीं, आप बताइए आपका क्या पता है? पवन कुमार गौड़, मुख्य शाखा दायित्व उपाध्यक्ष। कार्यशाला के दरमियान एक विचार रखा गया था और निर्देश दिया गया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हमारी शाखा में किसी पद पे नियुक्त नहीं किया जा सकते, वह सिर्फ केवल एक सदस्य बन हो सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा क्लैरिटी चाहूँगा कि वे पद पे किस हद तक, जैसे मुख्यमंत्री हैं या कोई किसी पार्टी के एक क्षेत्रीय पर्यवेक्षक भी होते हैं, छोटे कार्यकर्ता भी, टोली नायक होते हैं उनके यहाँ भी, तो किस हद तक नाम है वो अपने यहाँ पद पे नियुक्त नहीं किए जा सकते, उस बारे में क्लियरिटी चाहूँगा। अपेक्षा है सभी संगठनों में काम करने वाले हर कार्यकर्ता को वो शाखा में गया है या नहीं गया है, उनको शाखा जैसा कार्यकर्ता बनाए, नहीं तो उनका मिशन अधूरा रह जाएगा, यानी संघ का मिशन अधूरा रह जाएगा। ये जो सारे संगठन बनाए हैं ये संघ की योजना से बने हैं और संघ ये बात कहता है कि सभी संगठन स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं, काम करें, लेकिन मूल विचार भारत का विकास, देश का विकास, इस मूल बात पर काम करते रहे। कई बार इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं और उनसे चर्चा होती है कि आप आइए, बौद्धिक दीजिए, हमको सहयोग दीजिए, आपके अनुभव का लाभ हमें दीजिए, तो हमारे साथ चचेरे भाई जैसा व्यवहार होता है। क्योंकि आप वरिष्ठ पद पर हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है या हम लोग गलत सोचते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सर, ऐसा तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं एक सर महिला सहभागिता और मेरा एक है कि मेरा जो मानना है आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो रोजगार और स्वरोजगार है, क्योंकि आज के समय में जितने में उच्च शिक्षित युवक युवतियाँ हैं आज भी वो अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है वो बायोटेक्नोलॉजी, कृषि और ग्रामीण विकास पर आधारित है, उसी से जुड़ी हुई है। तो मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चाह रही हूँ कि अगर भारत विकास परिषद के द्वारा वो चीज़ अगर हम कर सकें तो बहुत सी ज़रूरतमंद परिवार हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम उस पर कार्य कर सकते हैं। तो मेरा जो शोध है
वो एक तो कृषि आधारित है जो एग्रो बेस्ड है, जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जैसे कि हर्बल मेडिसिन प्लांट्स हो गए, अगर हम उनको कलेक्ट करके ग्रामीण एरिया या जितने ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ के प्लांट्स को अगर हम कलेक्ट करके रखें, उसके आगे हम शोध करें। ये दूसरा ये कि जितने वाटर हैं, ये आपने देखा होगा जलकुंभी, हर जगह जलकुंभी किसी भी पॉन्ड्स में, लेक्स में वो बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं। तो उस पर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं बट एप्लीकेशंस भी हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएं ताकि इसको हार्वेस्ट करके, आप देख रहे हैं कि इससे साड़ियाँ, फर्नीचर, वर्मी कंपोस्ट और बहुत सारे चीज़ें हम बना सकते हैं। सामान्य सदस्य यहाँ पर नहीं आए हैं। काम करते हुए कार्यकर्ता के नाते हमें कोई समस्या लगती है, हमें भारत विकास परिषद को समझने में, बताने में कहीं कोई कठिनाई सामने आई है, काम करते हुए हमारे मन में कोई ऐसा विचार आया है कि वो सबके साथ साझा करना चाहिए। वैचारिक दृष्टि से भारत विकास परिषद के बारे में कोई जानना है, बताना है, कहना है, एक टू द पॉइंट जो पर्सन रहता है वो हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता जो बैठे हैं उनकी गहराई कितनी है, उस गहराई का मापदंड है। इसलिए बस मुझे खड़े होकर बोलना है, मैं एक बार खड़े होकर के बोलूं, ऐसा भाव नहीं चाहिए। ऐसा चिंतन चाहिए कि एक अच्छा पर्सन सबका प्रतिनिधित्व हो सके। इसी कारण से कृतज्ञ है, तो उनके पुनरुद्धार का काम भी करके हम आसपास का वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो आपका नाम बताइए, शाखा बताइए। गायत्री गोस्वामी हूँ, पिलाई नगर मेरी माता शाखा से। मेरे को पर्यावरण के विषय में बोलने के लिए आदेशित किया गया है। पर्यावरण ये भारत देश की, एक प्रदेश की समस्या नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। इसी के लिए पूरा विश्व जो है चिंतित है। पर्यावरण में केवल पेड़ लगाना ही नहीं आता, बहुत सारे काम हैं। मैं बिंदुवार आप लोगों को बताऊंगा कि हमें करना क्या है। नंबर 1, पॉलीथीन का जितना कम से कम उपयोग हो सके या बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि ये इसका अपघटन पॉलीथीन का कई सालों बाद में होता है, बहुत देरी से होता है। हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा खतरा जो है पॉलीथीन से है। कूड़ा कचरा, सूखा और गीला कचरा अलग रखें। गीले कचरे से वर्मी कंपोस्ट तैयार करके उसको खेती में, गमलों में, जहाँ भी पौधा लगाते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। पेड़ पौधा लगाना उतना ही जरूरी है जितना इनका संरक्षण जरूरी है। केवल पेड़ पौधा लगा देने से हमारी जवाबदारी खत्म नहीं होती। 100 की जगह में 50 पौधा लगाइए, लेकिन अगले 4-5 साल तक वो 50 के 50 दिखना चाहिए, तभी हमारा काम करना सार्थक होगा। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे पीने योग्य पानी का कमी हो रहा है, जल प्रदूषित हो गया है, वायु प्रदूषण हो गया है, मिट्टी प्रदूषित हो चुकी है। इतने ज़्यादा कीटनाशक दवाई का उपयोग किसान लोग कर रहे हैं, इतने ज़्यादा रासायनिक दवाइयाँ डाल रहे हैं, उससे मिट्टी भी जहरीली हो गई है, पानी पीने लायक नहीं रहा। आज हमको पीने के पानी का बाटल जो है खरीद के पीना पड़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। हमें उसमें
ऐसे ऐसे लोग मिलते चले जाते हैं, जब हम उनको सुनते हैं और समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनकी योग्यता क्षमता क्या है, वो किस प्रकल्प के लिए फिट बैठते हैं। तो उस प्रकल्प के लोगों से उनको मिलाना है, जिससे कि उनके टीम में आपके द्वारा संपर्क करके मिले हुए जो लोग हैं उनकी टीम के अभिन्न हिस्सा बन सके और अच्छे कार्यकर्ता बन सके। संपर्क क्यों करना है तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हमें संगठन का काम, परिषद का काम का विस्तार करना है। संपर्क कैसे करना है और संपर्क में क्या करना है उसके लिए मैं कुछ बिंदु देता हूँ। संपर्क हमारी साधना बननी चाहिए, संपर्क हमारा स्वभाव बनना चाहिए। ये काम सिर्फ संपर्क प्रमुख का है ऐसा नहीं है, हम जितने लोग भी कार्य कर रहे हैं ये काम सभी का है। चलते फिरते, व्यवसाय में, नौकरी में, जान पहचान में, सब जगह पर हमारे ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि हम जिन लोगों से भी मिल रहे हैं, जिनके बीच में भी रहते हैं, उसमें कौन व्यक्ति, कौन बहन हमारे काम का हो सकता है। यदि आपके पास में समय नहीं है, आप पर्यावरण प्रमुख हैं, आप सेवा प्रमुख हैं, आप संस्कार प्रमुख हैं, तो वो नाम आप संपर्क प्रमुख को दे सकते हैं कि मेरे पास समय कम है, आप मिल लीजिए। संपर्क प्रमुख किसको लेकर के जाएगा, कैसे जाएगा, उनसे मिलेगा। तो एक लिस्ट बनाना, सभी लोगों को एक लिस्ट बनानी चाहिए, अपने जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनाना कि कौन भारत विकास परिषद से जुड़ सकता है। लिस्ट बनाते समय एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिएगा कि जो 40, 45 साल, 50 साल की उम्र के ऊपर होते हैं वो सहजता से हमको मिल जाते हैं, लेकिन काम करते समय ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि हमको नई पीढ़ी का भी निर्माण करना है। हमको 20-25 साल, 30 साल की, 35 साल की नौजवान, युवतियाँ, युवक, ऐसे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ते जाना है। उनके जीवन में भी भारत विकास परिषद की योजनाओं को देते जाना है, सिखाते जाना है कि वो भी भविष्य में अच्छे कार्यकर्ता के रूप में 2-4 साल, 5 साल बाद हमको अच्छे कार्यकर्ता के रूप में मिले। हम कल पूरी कार्यशाला में रहे और श्री सुरेश जैन भाई साहब से मार्गदर्शन मिला और कुछ बातें, जो बहुत तो नहीं, कुछ बातें हमने ऑब्जर्व किया, सीखा, और जो कमी रह गई उसको और मार्गदर्शन मिलने के बाद हम उसको प्रयास करेंगे। मुझे सेवा विषय पे जो हमारे सेवा प्रमुख हैं हर शाखा में या प्रांत में, यहाँ हैं तो अगर एक बार हाथ उठाएंगे। धन्यवाद। अभी 3 शाखाओं से दिख रहे हैं। सेवा कार्य के बारे में बहुत बड़ा शब्द नहीं है, सेवा परमो धर्म है। जैसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं आपसे सेवा विषय पर बात करने के लिए आया हूँ और वो चर्चा कर रहे हैं अपन कि हमको क्या कार्य करना है, किस रूप में करना है, जिससे उसका प्रभाव समाज में क्या हो रहा है वो दिखे। कार्य तो बहुत सारे करते हैं अपन, बहुत सारे करते हैं कि किसी को पानी पिलाया, किसी को वजन उठाया, किसी को ज्ञान शिक्षा दी, तो इसके बजाय ये तो करना ही है, ये धर्म भी है और सेवा भी है। हमको विशेष ध्यान ये रखना है कि जहाँ सेवा कार्य हो रहा है उसका उस समाज में, उस वर्ग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस बात को बहुत विशेष रूप से हमको ऑब्जर्व करना है। विशेष ये है कि सेवा किस ढंग से की जाए, क्या किया जाए। उसमें जैसा कल भाई साहब ने बताया कि हम जो संस्कारितवान पुरुष है, संस्कार जो हमारी है चीज़, वही जिनमें संस्कार के गुण हैं वही सेवा कार्य करते हैं। तो हमारे सभी लोग प्रबुद्ध वर्ग यहाँ सारे उन सब चीज़ों से ऊपर हैं, सब संस्कारित हैं और सेवा कार्य में लगे हैं अपने अपने ढंग से। हमको मानव के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, उनको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है। और हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको समाज देख रहा है, उस समाज में हमारी पहचान बने। हर शाखा का एक
परमानेंट स्थायी सेवा कार्य हो। हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष श्री विनोद जी अग्रवाल, महासचिव श्री कावरा जी एंड हमारे प्रकल्प के प्रांत के सचिव और सामने बैठे हमारे प्रबुद्ध लोग, सबको मेरा सादर नमन। महिला सहभागिता के लिए इस बार हमारी नेशनल की मीटिंग हुई थी, उसमें हमें कुछ काम दिया गया है और ये सब शाखा के लिए है, न कि महिला प्रमुख शाखा के लिए। अपने को एक 10-10 का गुट बनाना है और उनको सभी को मतलब फ़ोन से कांटेक्ट करना है क्या प्रॉब्लम है और उनकी क्या और आगे क्या कर सकते हैं उसके लिए ये बताया गया है। और एनीमिया मुक्त भारत सभी शाखाओं को करना है और इसमें जितना हो सके स्कूलों में कांटेक्ट करके कोशिश किया जाए ताकि अपने को पता चले कि यहाँ कितने वो हैं, उनके दिए दवाइयाँ और जो भी चीज़ देने का है, चना गुड़ वगैरह देना है। सिलाई केंद्र जैसे रायपुर संकल्प शाखा ने अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स और संकल्प ये सिलाई केंद्र खोला हुआ है और उनसे बहुत लेडीज़ लोग हो रही है, लाभान्वित हो रही है, उनको काम मिल रहा है। ऐसे सभी शाखाओं को वो काम करना है। बाल संस्कार शिविर 7 दिन का सबको लगाना है, सब शाखाओं को। मैं महिला प्रमुख शाखाओं को भी बोल रही हूँ और सब अपने जो पुरुष प्रधान शाखा है सभी को बाल संस्कार शिविर 7 दिन का लगाना है और उसमें अलग अलग लोगों को बुला के मतलब बच्चों को क्या संस्कारित कैसे कर सकते हैं वो करना है। और सर्वाइकल के लिए, कैंसर के लिए अवेयरनेस, क्योंकि अभी मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया, माँ बाप तैयार नहीं होते हैं कि हमें हमारी बेटियों को नहीं दिलवाना है कुछ भी टीकाकरण वगैरह, तो उसके लिए अवेयरनेस लाना है अपने को सबको कि कैसे ये एक भयानक बीमारी है और इसका हम कैसे निदान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हो रहा है और हमें भी करना है। और हर शाखा 5 प्रबुद्ध लोगों को, जैसे महिला शाखा है तो महिला प्रबुद्ध महिला लोगों को जैसे प्रिंसिपल, डॉक्टर, ये सबको अपने कोई भी कार्यक्रम में बुला के उनसे अपने को वो ज़रूरी नहीं है कि सदस्य हो, उनसे अपने को उनके क्या है जो अपने को लेना है सारा चीज़। और 5 सक्रिय महिलाओं को अपने को जोड़ना है जो समाज में कुछ भी अच्छा कर रही हो। जैसे मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि वो सदस्य हो, वो अपने आप काम देखेंगे तो सदस्य अपने आप बन जाएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम इस 2 दिवसीय कार्यशाला के आज द्वितीय दिवस में आ गए हैं और अपने अपने जो 5 हमारे प्रकल्प हैं, वो 5 जो प्रकल्प हैं उन पे हमें अपना थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना है, क्योंकि मेरा जो दायित्व दिया गया है वो संस्कार से संबंधित है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि संस्कार हमारे बाकी के जो प्रकल्प हैं उनमें भी नहीं थे, क्योंकि जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मैंने अब तक देखा है कि संस्कार ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बाकी के 4 प्रकल्प में भी है, तो इसलिए उसको साथ साथ लेकर ही चलना है। लेकिन जो हमारे 2 मुख्य गतिविधियां हैं जिसमें भारत को जानो प्रतियोगिता है और राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये हम लोगों के साथ साथ विद्यालय के छात्रों को इकाई लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक ले जाते हैं। बाकी के कार्यक्रम हम अपनी इकाइयों के अनुसार करते रहते हैं, लेकिन ये जो हमारा एजेंडा तैयार हो जाता है या हमारी तिथियां तय हो जाती है उसके अनुसार ही करना पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों कार्यक्रमों में विशेष तौर पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, जो भी
संपर्क या गतिविधियों आयोजन करने से संबंधित है, वो कि जब हमें दिनांक मिल जाए कि प्रांत का कार्यक्रम कब होना है तो उससे पहले इकाइयों के कार्यक्रम करवा लिए जाए। पिछले वर्ष थोड़ा सा इसमें फेरबदल किया गया था तो कुछ इकाइयों को समस्या आई थी, तो इसलिए इस बार इस तरह की किसी भी इकाई को समस्या ना आए तो पहले से ही तय कर लें। दूसरा, जैसा कि बताया गया है कि हम छत्तीसगढ़ प्रांत में शिक्षा विभाग के थ्रू जो है इन दोनों कार्यक्रमों को कराने के लिए शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों दोनों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो हमारी इस बार जो इसमें संख्या है दुगनी से भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम 18-20 स्कूल करा रहे थे तो 40-45 स्कूलों को भी करा पाएंगे, क्योंकि वो जो लेटर है जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा और वो फिर वहाँ से उसको सर्कुलेट कराकर सभी विद्यालयों में पहुँचाएंगे। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय से पार्टिसिपेट करें। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, किताबों की संख्या भी आपको फिर बढ़ानी पड़ेगी।